हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास के शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पाठ 6 पढ़ेंगे, जीवों में श्वसन। तो श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, आज इस लेसन में श्वसन के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, ब्रूजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। हम श्वसन क्यों करते हैं। लिखा है, अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जो वायु ले जाते हैं वह ऑक्सीजन होती है और जो वायु बाहर छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे लिखा है, संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। तो ईस्ट एक अवायवीय जीव है। यह वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ लिखा है कि ईस्ट एक कोशिका जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। आगे लिखा है, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन
ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो जब हम अधिक समय के लिए व्यायाम करते हैं तो पेशियों में ऐंठन होने लगती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं और इस प्रक्रम में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है इसका संचयन हो जाता है पेशियों में, तो इससे पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण। और जब गर्म पानी से स्नान करते हैं और शरीर की मालिश करवाते हैं तो इस ऐंठन से आराम मिल जाता है, क्योंकि गर्म जल से स्नान करने और शरीर की मालिश करवाने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिससे पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति जब बढ़ जाती है तो लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है, जिससे पेशियों की ऐंठन में आराम मिलता है। आगे लिखा है, श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों एक साथ साथ होते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती है? तो श्वसन दर जो है वह स्थिर नहीं होती, शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदल जाती है। जैसे जब तेज दौड़ते हैं तो श्वसन दर बढ़ जाती है। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में श्वसन दर कम होती है। तो यहाँ लिखा भी है कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन की विखंडन दर को बढ़ा देता है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ अपना लिखा है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं? तो श्वास कैसे लेते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है, आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि जानें।
सामान्यतः हम अपने नथनों से वायु अंदर लेते हैं और जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये नासा गुहा है, ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है और ये है श्वास नली। ये फेफड़े, यहाँ पर अंदर का फेफड़ा, आंतरिक फेफड़ा दिखाया गया है। ये फेफड़ा बाहरी है। ये पसलियां हैं जो इसको ऐसे घेरे हुए हैं और ये डायफ्राम है। ये है डायफ्राम जो इसको आधार प्रदान करता है। किसे? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा को डायफ्राम आधार प्रदान करता है। आगे लिखा है, अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा की आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। यहाँ इस चित्र में देख लीजिए, जब वायु अंदर जाती है, वायु अंदर आ रही है, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं इस प्रकार से और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है अंतःश्वसन में। यहाँ देख लीजिए, वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है तो पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है उच्च श्वसन में। इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। आगे लिखा है, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इससे फेफड़ों को क्षति पहुंचती है और धूम्रपान कैंसर का भी कारण बनता है। आगे लिखा है, यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। अब पढ़ते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। तो जंतु कैसे श्वसन करते हैं इसके बारे में जानेंगे। लिखा है, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। यहाँ लिखा है कि बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच, घोंघे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। तो सबसे पहले कॉकरोच के बारे में जानेंगे। लिखा है, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में मिश्रित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है।
श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो कीटों में क्या पाए जाते हैं? श्वास नाल पाए जाते हैं, जिन्हें श्वास प्रणाल भी कहते हैं। यह जंतुओं में यह व्यवस्था नहीं पाई जाती, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से श्वसन के बारे में, कॉकरोच के बारे में समझाया गया है कि कॉकरोच इस प्रकार से श्वसन करता है। अब लिखा है केंचुए के बारे में। लिखा है कक्षा 6 की अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है। इससे गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मी होती है। तो केंचुए किससे श्वसन करते हैं? अपनी त्वचा से। मेढक में फेफड़े भी होते हैं और वह अपनी त्वचा से भी श्वसन करता है। आगे लिखा है जल में श्वसन। तो जल में रहने वाले जीव श्वसन कैसे करते हैं, इस बारे में समझाया गया है। लिखा है क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं? हम जीवित रह सकते हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती हैं। तो ये क्लोम होते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं क्लोम। तो जो जीव पानी में रहते हैं उनमें क्लोम यानी गिल पाए जाते हैं, जो श्वसन में सहायता करते हैं। आगे लिखा है क्या पादप भी श्वसन करते हैं? पादप यानी पेड़ पौधे। तो लिखा है अन्य जीवों के भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। तो आज के लेसन में श्वसन के बारे में जाना कि जीव कैसे श्वसन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जाना। मनुष्य किस प्रकार श्वसन करते हैं ये जाना। जीव किस प्रकार श्वसन करते हैं इसके बारे में जाना। जल में रहने वाले जीव किस प्रकार श्वसन करते हैं, कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं, इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।